हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। टीआरई 4 की बात करी जाए तो देखिए, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। जून से इसका आवेदन होगा और अगस्त में इसकी परीक्षा होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं टीआरई 1 में 1 to 5 में सिलेक्टेड हूँ, क्योंकि इसमें 6 to 8 की वैकेंसी नहीं थी। और जबकि टीआरई 3 में मैं 6 to 8 में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है, बहुत ही अच्छे मार्क्स से। 1 to 5 में मुझे 92 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 120, ठीक है। और जबकि 6 to 8 वाले में टीआरई 3 में मेरे सब्जेक्ट्स में मेरे 85 मार्क्स थे। तो खैर, ये तो मेरी बात हो गई। मेरे बताने का उद्देश्य बस इतना है कि इस टीआरई 4 को आपको बहुत सीरियस में लेना है, क्योंकि लगातार इस तरह के एग्ज़ाम्स होते रह रहे हैं। टीआरई का मतलब क्या है? टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, जो कि बिहार में टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए होता है। तो ये एक बार फिर से इसकी परीक्षा होने वाली है। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जैसे ही नोटिफिकेशन आया, कुछ ही दिन में एग्ज़ाम्स और बहुत ही जल्द रिज़ल्ट, और उतनी ही जल्द आपकी ज्वाइनिंग आती है, आपको सैलरी मिलने भी शुरू हो जाती है। तो खैर, अभी देखते हैं क्या बोला है कि 90,000 शिक्षकों की भर्ती फिर से होगी और फिर भी 60,000 पद खाली रहेंगे। यानी टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि बिहार में 5,65,000 शिक्षक अभी कार्यरत हैं, जबकि 7 लाख शिक्षकों की ज़रूरत है। तो ये प्रक्रिया जल्दी ही पूरी होगी। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए। हालांकि एक बात आपको ध्यान देनी है कि इस बार पेपर कैसा होगा? कठिन होगा। हालांकि पिछले पेपर भी कोई बहुत सिंपल नहीं थे, लेकिन कठिन से मतलब क्या है कि देखा गया कि ये जो बीपीएससी टीचर्स हैं, इनमें कई टीचर्स में क्या चीज़ देखी गई कि इनमें भाषा लेखनी में ही बहुत गलती कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कृपया को कृपया, असमर्थ को असमर्थ लिख रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए जो क्वालिफाइंग पेपर होता था इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट जैसे हिंदी या फिर आप उर्दू बांग्ला भी ले सकते थे, तो क्वालिफाइंग पेपर को अब क्या कर दिया जाएगा? उसका लेवल हार्ड कर दिया जाएगा। प्लस जो आपका मेन पेपर होता है, उसमें बाल विकास के प्रश्नों पे भी खासा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये भी देखा गया कि टीचर्स जो आ गए हैं, सिलेक्टेड हुए हैं, उनको सब्जेक्ट की तो पकड़ अच्छी है, लेकिन भाषा की पकड़ अच्छी नहीं है। और कई टीचर्स क्या हैं, बच्चों को पढ़ाने में उन मानकों को नहीं अपना रहे हैं, यानी कि सीडीपी का, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का उतना अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब इन चीज़ों को भी क्या किया जाएगा? इंक्लूडेड किया जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि सिलेबस और पेपर पैटर्न कैसा होता है बीपीएससी टीचर्स के लिए। तो अगर हम देखें तो क्वालिफाइंग पेपर सभी में होता है, यानी आप 1 to 5 के लिए भरें या 6 to 8 के लिए भरें या 9, 10th या फिर 11, 12, यानी कि आप प्राइमरी टीचर के लिए भरें या मिडिल के लिए भरें, ठीक है, अपर प्राइमरी के लिए भरें, कोई सा भी आप भरें, मतलब प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इन चारों में से आप जो भी फॉर्म फिल करते हैं, आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देना होता है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम से मतलब है जिसमें से आपका इंग्लिश तो कंपलसरी होता है, और प्लस दूसरा सब्जेक्ट आप हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों को मिला करके आपको 30% मार्क्स लाने कंपलसरी होते हैं, अदरवाइज आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इसमें पेपर 1 में क्या होगा आपका। पेपर 1 में आपका इंग्लिश आएगा, जो कि 25 मार्क्स का होता है, ठीक है। पेपर 1 आपका यानी कि 100 मार्क्स का फॉर प्राइमरी, ये प्राइमरी की बात हो रही है। प्राइमरी के लिए 100 मार्क्स का, यानी 100 क्वेश्चंस होते हैं क्वालिफाइंग पेपर में, जिसमें से 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होते हैं एंड रेस्ट 75 क्वेश्चंस, यानी भाग 2 आपका हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई एक जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा उससे आता है। और इन दोनों को मिला करके यानी 100 में से आपको 30 मार्क्स लाने होते हैं। वैसे तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्योंकि इस बार बोला गया है कि इसका लेवल बहुत हार्ड होगा, तो आपको इसको भी हल्के में नहीं लेना है। देन जो मध्य
यानी कि 6 to 8, माध्यमिक 9 to 10 या उच्च माध्यमिक यानी 11-12 के टीचर्स के लिए बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, उनका 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग पेपर नहीं होता है। यानी अलग से क्वालिफाइंग पेपर नहीं होता, बल्कि जो आप पेपर दे रहे होते हो वही 150 मार्क्स का होता है। 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से जो कि पार्ट 1, 2 और 3 में डिवाइडेड होता है। इसमें से पार्ट 1 आपका क्वालिफाइंग पेपर हो जाता है 30 क्वेश्चंस का, जो बचे 120 मार्क्स, इसमें आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, इसमें से आपका 40 मार्क्स का जीएस का आएगा और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसर्न आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट कंसर्न, इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझेंगे कि अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो क्वालिफाइंग पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और अगर आप 6 to 12 तक का कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपका क्वालिफाइंग पेपर 30 मार्क्स का होगा। 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 9 क्वेश्चन सही करने होंगे। इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी पेपर 1 में। ठीक है, तो ये प्राइमरी की बात हो गई। अब प्राइमरी का जो मेन पेपर होगा, यानी प्राइमरी हो या मिडिल हो या आपका सीनियर वाला हो, जो भी, मेरिट आपकी हमेशा 120 मार्क्स की ही बनेगी। अब क्योंकि प्राइमरी के लिए आपने जो पेपर 1 था वो अलग दिया है, 100 क्वेश्चंस का, वो पेपर ही अलग था। अब जो दूसरा पेपर आपने दिया है ये आपका प्योर जीएस होगा, क्योंकि जो प्राइमरी के टीचर्स होते हैं वो जनरली सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनका सब्जेक्ट कंसर्न तो नहीं होता। इस पेपर में आपका प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फिर भूगोल और पर्यावरण, यानी कि आपको पर्यावरण पर भी अच्छा खासा ध्यान देना है। ठीक है, तो प्राइमरी टीचर्स के लिए जीएस ही मेन है, बाकी आपका अलग से क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश और हिंदी या जो भी आप चूज़ करते हैं उसका होगा। और जो प्रश्न आएंगे वो एससीईआरटी से संबंधित होंगे। एससीईआरटी यानी कि बिहार बोर्ड के जो भी किताबें हैं उनसे, या आप कह सकते हो कि एनसीईआरटी, क्योंकि एससीईआरटी एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होता है। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 6 to 8 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल 8वीं तक की किताबें पढ़नी है, या आप 9th-10th भर रहे हैं तो आपको केवल हाई स्कूल तक पढ़ना है, ऐसा नहीं है। या आप प्राइमरी भर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, नहीं। आप चाहे 1 to 5 फिल करें, 6 to 8 करें। आप देखो डीएलएड आपने किया है, ठीक है, आपने डीएलएड करके ही आप प्राइमरी के लिए या फिर जूनियर के लिए करोगे। ठीक है, तो हालांकि जूनियर के लिए बीएड वाले भी कर सकते हैं। तो कहने का उद्देश्य क्या है कि आपने मिनिमम आपने इंटरमीडिएट तो किया ही है। मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन है, यानी जो न्यूनतम अर्हता है आपकी, वो एटलीस्ट आप इंटर पास आउट हो, एटलीस्ट आपने इंटर पास किया है। तो जो क्वेश्चंस का लेवल होगा ना वो इसी पर बेस्ड होगा, यानी क्वेश्चंस का लेवल अप टू इंटरमीडिएट होगा। इसीलिए आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी, ठीक है, आपको आपका पूरा फोकस किस पर होना चाहिए? 6 to 12 की एनसीईआरटी, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आएंगे, जो स्टैटिक्स वाले होंगे वो इसी से आएंगे। इसके अलावा आप करंट के लिए तो थोड़ा बहुत तैयार अलग से करेंगे, उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल आपको इससे क्या मतलब है? न्यूनतम अर्हता के आलोक में इसका मतलब यही है कि आपको इंटरमीडिएट तक का सब कुछ तैयार करके जाना है। आप प्राइमरी के लिए भरें या जूनियर के लिए भरें, और अगर आप 9th 10th 11th 12th के लिए भर रहे हैं तो फिर आपको ग्रेजुएशन लेवल का तैयार करना होगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसी तरह से 9th 10th की बात की जाए तो उसमें भी सेम ही है, 2 घंटे का पेपर, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी में तो 120 का पेपर ओवरऑल, क्योंकि सब्जेक्ट कंसर्न जैसा कुछ है नहीं, तो पूरा ही 120 जीएस होगा। जबकि इसके ऊपर का आप जो भी फॉर्म फिल करोगे
यानी 6 to 8 से। तो जहाँ पर आप सब्जेक्ट कंसर्न भरोगे, यानी आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो कि आपको साइंस लेना है या इंग्लिश लेना है या सोशल साइंस लेना है, तो इस उसमें क्या होगा कि आपका पेपर 2 भाग में डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, 2 भाग कौन कौन से, 80 क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस, यानी 80 मार्क्स और 40 मार्क्स, जिसमें से जो आपका 40 मार्क्स वाला सेक्शन है ये जीएस का होगा। ठीक है, प्राइमरी में पूरा 120 जीएस था प्राइमरी में, जबकि आपका जूनियर में या फिर मिडिल में, अपर मिडिल में सिर्फ 40 मार्क्स का जीएस आएगा, बाकी 80 मार्क्स का यानी 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट कंसर्न होंगे। सब्जेक्ट कंसर्न, आपने इंग्लिश लिया है तो 80 मार्क्स के या 80 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे, अगर आप सोशल साइंस के हैं तो सोशल साइंस के होंगे। ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट है, इसी तरह से 11th-12th में भी सेम यही प्रक्रिया है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम प्राइमरी के लिए फिल कर रहे हैं, प्राइमरी के लिए तो 120 मार्क्स की जीएस है, जबकि इसके अलावा कोई भी आगे का हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें 40 मार्क्स की जीएस है, जबकि 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसर्न है। दूसरा डिफरेंस क्या देखने को मिला कि प्राइमरी में आपका क्वालिफाइंग पेपर जो था वो अलग से था 100 क्वेश्चंस का। ठीक है, अलग पेपर था जिसमें से आपको 100 में से 30 लाने थे, जबकि इसके अलावा इसके ऊपर के जो भी आप एग्ज़ाम दोगे, चाहे वो 6 to 8 हो, 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो, इसमें आपको क्या करना है कि उसी पेपर में आपका पार्ट 3 में, यानी पार्ट 1 में पहले आपका क्वालिफाइंग होता है, देन पार्ट 2, पार्ट 3, तो पार्ट 1 में ही आपका 30 क्वेश्चंस क्वालिफाइंग वाले होंगे और इसमें से आपको 9 क्वेश्चन सही करने होंगे। इस वाले पार्ट में क्वालिफाइंग में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जबकि जो मेरिट बनती है 120 मार्क्स पे, इस पे आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। कितनी होगी, क्या होगी, ये आपको नोटिफिकेशन के बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि पहले से बोलते हैं निगेटिव मार्किंग होगी और बिल्कुल लास्ट समय में बोल दिया कि अब निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऐसा भी होता है। ठीक है, जैसा कि TRE 1 में किया गया था, पहले से था कि निगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन लास्ट समय में निगेटिव मार्किंग हटा दी गई थी। ठीक, इसी तरह से इन्होंने TRE 3 में क्या किया था कि पहले था कि नोटिफिकेशन में कि केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन अगर मार्क्स मतलब 2 लोगों के मैच कर रहे हैं तो उन केस में हम क्वालिफाइंग के मार्क्स देख सकते हैं। हालांकि बाद में फिर एग्ज़ाम के बाद इस चीज़ को हटा दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन आपको क्या बनाना है, आपको हमेशा ही 80 मार्क्स का टारगेट बना के रखना है। यानी जो क्वालिफाइंग का पेपर होगा उसमें भी आप 50 to 60% का, या 50 to 60 मतलब अगर 100 मार्क्स का है तो 50 to 60% का आप टारगेट बनाना क्वालिफाइंग में। और जो आपका मेन पेपर है, या आप कह सकते हो जो मेरिट वाला पेपर है, यानी 120 मार्क्स का, आप इस पे 80% का क्या करोगे, टारगेट बना करके रखोगे। मेरिट वाले में आपको क्या करना है, 80% का, क्योंकि आप 80% का टारगेट रखोगे तो आपका 70% या 75% आ जाएगा, एंड देन आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब जैसे आप 120 का 80% अगर निकालो तो कितना होगा, 96। ठीक है, यानी कि आपने अगर 120 का 80% निकाला तो कितना आया, 96 आया। यानी कि 96 का आप टारगेट बनाकर रखोगे तो एटलीस्ट आपका 80 आ जाएगा, और अगर आपका 80 आ गया तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आपको बुक्स पढ़नी है, क्या आपको स्ट्रेटजी रखनी है, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कल से ही मैं TRE 4 की प्रिपरेशन के लिए मैं आप सब के लिए, आपके तैयारी के लिए नई नई सीरीज़, नई नई वीडियोज़ लाने वाली हूँ, जिसमें हम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, NCERT 6 to 12। ठीक है, इसके अलावा आपका वन लाइनर आपका कॉस्मोस वाला, प्लस GS के लिए आपका लूसेंट MCQ,
और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घटना चक्र, इन सब की सीरीज़ लाने वाली हूँ, जिसमें से घटना चक्र की सीरीज़ तो मैं स्टार्ट कर भी चुकी हूँ और बहुत ही जल्दी ये दोनों भी आने वाले हैं। एनसीईआरटी की सीरीज़ भी मेरी कल सुबह 6 बजे से ही स्टार्ट होने वाली है। तो आपको मेरी वीडियो ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इन सब के अलावा या ये कहें कि इन तैयारियों के क्रम में मैं आपको 200 बुक्स का जो मेरा कलेक्शन है, 200 बुक्स आपको MCQs लगवाऊंगी, प्लस 50 बुक्स जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पर ही होंगी। ठीक है, 50 बुक्स का आपका विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक्सप्लेन भी करूँगी। ये सब कुछ आपको मेरी इस चैनल पर मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर TRE 4 एग्ज़ाम्स।